हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इस क्लास में जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ हमने पहले पढ़ लिया है और उससे आगे के क्वेश्चन इस क्लास में देखते हैं। तो चलो बिना समय खराब करें क्वेश्चनों पर आते हैं। तो आज का पहला और 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय संसद का लोकसभा सदन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और लोकसभा है उसको निम्न सदन भी कहते हैं और महात्मा गांधी जी ने इसे बातूनी लोगों का सदन कहा है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और अंबेडकर जी के बारे में बात करें, BR अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उनके मार्गदर्शन में प्रारूप समिति ने भारत का संविधान तैयार किया। अंबेडकर जी को अक्सर भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और अंबेडकर जी ने संविधान में नागरिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें, रेड शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रेड शब्द है वो कबड्डी खेल से संबंधित है और कबड्डी खेल की टीमों में प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। और नेक्स्ट आगे बात करें तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है वो संवेग होता है। संवेग के बारे में बात करें तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और संवेग संवेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की गति की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। सदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों शामिल होते हैं। परिणाम प्लस दिशा दोनों होती है। और अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिणाम होता है। आवेग वास्तव में संवेग में परिवर्तन है जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल के समय के बराबर होता है। बल को द्रव्यमान गुणनफल त्वरण न्यूटन का दूसरा नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। द्रव्यमान गुणनफल वेग नहीं होता। और जड़त्व पदार्थ का एक गुण होता है जो इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के प्रतिरोध का वर्णन करता है, जिसमें जड़त्व पदार्थ का एक गुण है जो इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के प्रतिरोध का वर्णन करता है, जिसमें वेग में परिवर्तन भी शामिल है। और त्वरण किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन का माप है और इसका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से कोई सीधा संबंध नहीं है। और नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया था। तो प्रारूप समिति को प्रवाह समिति किसने कहा था। तो वे नजीरुद्दीन अहमद ने। और नजीरुद्दीन अहमद के बारे में बात करें तो ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने विनोदपूर्वक प्रारूप समिति को प्रवाह समिति कहा था। और आगे बात करें तो इस टिप्पणी ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में समिति के काम की गति और दिशा पर चिंता को रेखांकित किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। और नजीरुद्दीन अहमद की टिप्पणी उन बहस और चर्चाओं का संकेत थी जो संवैधानिक सभा की बहस का हिस्सा थी। और
उनकी आलोचना के बावजूद समिति ने संविधान का मसौदा सफलतापूर्वक तैयार कर लिया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। चलो आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ताइफू के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो जापान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ताइफू के नाम से जाना जाता है। और ताइफू के बारे में बात करें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शक्तिशाली तूफान प्रणालियां हैं जिनकी विशेषता एक निम्न दबाव केंद्र, एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण, तेज हवाएं और गरज के साथ सर्पिल व्यवस्था होती है जो भारी बारिश पैदा करती है। और नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? केसरी समाचार पत्र है वे बाल गंगाधर राव तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और नेक्स्ट आगे बात करें तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। और तो चलो इसके बारे में चर्चा करें। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा लागू किया गया था। और REGP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना था। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर एक महत्वपूर्ण फोकस था। इसमें लगभग 2.5 लाख परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। तो चलो आगे बात करें। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में थायराइड और एड्रेनल सहित कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन जिसे सोमाटोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है कोशिका वृद्धि, प्रजनन और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होता है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन और अधिकता से विशालता या एक्रोमेगली जैसे विकार हो सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो एथेनोइक एसिड है वो एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। तो चलो एथेनोइक एसिड के बारे में बात करें। एथेनोइक एसिड जिसे एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है एक रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और इसका जो स्वाद है वो खट्टा होता है और गंध तीखी होती है जो आमतौर पर सिरके से जुड़ी होती है जिसमें ये मुख्य घटक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सदस्य के रूप में इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है जो एक मिथाइल समूह CH3 से जुड़ा होता है जो इसे फॉर्मिक अम्ल के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे सरल उदाहरण बनाता है। एसिटिक एसिड का उपयोग रासायनिक उद्योग में विभिन्न रासायनिक यौगिकों जैसे विनाइल एसीटेट, मोनोमर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसीटेट एस्टर के उत्पादन के लिए अग्रदूत के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें कि सफलता आपको हर हाल में मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।